कौन असली आदिवासी? केदार कासवे जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है? एक भी योजना का नाम बता दें। हॉस्पिटल में हंगामा, खतरे से सावधान, करियर किलर। समाप्त करने के लिए कौन दोषी है? तो अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे की लड़ाई असली और नकली आदिवासी तक आ गई है। अब कौन असली कौन नकली आदिवासी, इस पर बहस का मोर्चा खुल गया है। आदिवासियों पर जंग, असली नकली के रंग। केदार कासवे जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है। आरक्षण, आदिवासी, चुनाव, अब असली नकली का दांव। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में आरक्षण का मुद्दा हॉट केक बना है। इसे अब असली नकली आदिवासी के टॉपिक से सजाया जा रहा है। दरअसल बस्तर में आयोजित एक सम्मेलन में 100 से ज्यादा ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की वायदा खिलाफी और सरकार के तानाशाह रवैये से खफा होकर कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में बस्तर के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है? एक भी योजना का नाम बता दें। आज यहाँ की जनता, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, वो कांग्रेस की इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। केदार कश्यप के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की त्योरियां चढ़ गईं। लखमा ने कहा, केदार कश्यप नकली आदिवासी हैं। बस्तर के लोग उनको नकार चुके हैं। लखमा ने यहाँ तक कह डाला कि अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म है तो राजनीति छोड़ दें। केदार कासवे जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है। अरे इनको माफ नहीं करेंगे। अरे इनके राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए? केदार कासवे तो विधायक लोगों का घेराव कर रहे थे ना। आज सड़क में क्यों नहीं आ रहा है? केदार कासवे आदिवासी नहीं है कि ये आरक्षण खाली कांग्रेस को मिलेगा? थोड़ा बहुत शर्म होता ना, उसको राजनीति छोड़ देना चाहिए। कवासी लखमा ने हमला बोला तो बीजेपी नेता भी कवर फायर देने उतर आए। धर्मलाल कौशिक ने असली नकली आदिवासी के बयान पर कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल करने लगी है। जो बोल रहे हैं नकली आदिवासी है, तो शायद उनको अपने ऊपर भी भरोसा नहीं होगा। उनको आदिवासी को यदि नकली कहे तो इनके सरकार में तो सब कुछ नकली है। फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेजों की नीति रही है, आज कांग्रेस उसी नीति पे चल रही है। बहरहाल सवाल ये कि आरक्षण और आदिवासियों की जंग में अब असली नकली का रंग क्यों? क्या इस बयान से बस्तर में चुनावी जमीन पर अपने पैंतरे आजमाने की शुरुआत हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब कौन असली कौन नकली, ये तो जनता ही बताएगी। इधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने लोधी समाज को अपना मान अपमान देखकर ही चुनाव में वोट करने को कहा है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। ये उमा भारती हैं जो अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। उमा भारती एक बार फिर से चर्चा में हैं। उमा भारती ने अपनी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के मंच से कहा कि मैं आपको बीजेपी को वोट देने के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कहूंगी कि आप लोधी हो। मैं सभी से कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट करें, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। पर आप अपना हित देखना, आपको सारी चीजों को देखकर ही फैसला करना है, क्योंकि आप बीजेपी के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। इसीलिए ये मानकर चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से आजादी है। मैं आपको कई बार इस बंधन से मुक्त कर चुकी हूँ कि मेरा फोटो देखकर, भाषण सुनकर वोट नहीं दें। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। उमा भारती के बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस उनके बयान को नाराजगी से जोड़कर बीजेपी पर हमला कर रही है। अब बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा, तो बचा क्या? वोट कौन देगा हमको? बचे नहीं कोई वोट देने वाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 174 से ज्यादा बनेगी कमलनाथ जी की सरकार। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक रूप से जो चीजें हैं, उनके निर्णय समाज को अपने करना चाहिए।
समाज में कैसे कुरीतियां दूर हों, समाज कैसे आगे बढ़े, शिक्षा का कैसे विकास हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आऊंगी, इसमें गलत क्या है? एमपी में करीब 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोधी वोट बैंक बड़ी संख्या में है। ये अधिकतर सीटें बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं। इसके अलावा विंध्य में गुड़ और नागौर विधानसभा, मालवा में महू, नरसिंहपुर विधानसभा में लोधी वोट निर्णायक साबित होते हैं। यही नहीं, यूपी में भी 70 सीटें लोधी बाहुल्य हैं। राजस्थान, यूपी और एमपी को जोड़ दिया जाए तो 30 से 40 लोकसभा सीटों पर लोधी समाज के वोटर बड़ी संख्या में हैं। तो उन्होंने लोधी समाज से कह दिया कि आप अपना भला देखो और जहां भला हो यानी कुछ भी करो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी और राज्यपाल पर तीखा हमला बोला है। सीएम भूपेश ने कहा है कि आरक्षण को खत्म करने का खेल चल रहा है। बीजेपी आदिवासियों की हितैषी बनती है, लेकिन उसे इस मुद्दे पर राजनीति सूझ रही है। राज्यपाल को जो जवाब देना था वो हमने दे दिया। उन्हें तो संतुष्ट होना ही नहीं है, वो प्रश्न पूछें, मैं उत्तर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। आदिवासी समाज की बड़ी हितैषी बनती है राज्यपाल, तो उनसे कम मिल लेते, उनसे भी नहीं मिले। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करने के जो खेल है वो चल रहा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करने जा रही है। 26 जनवरी 2023 से कांग्रेस पूरे देश भर में हाथ से हाथ जोड़ेगी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने 26 ऑब्जर्वर भी नियुक्त कर दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा अभियान के तहत पद यात्राएं निकालेगी। हर ब्लॉक के हर गांव में कार्यक्रम होंगे और जनता से सीधा संवाद होगा। एमपी में 2023 में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से इस अभियान को कांग्रेस का चुनावी कैंपेन भी कहा जा रहा है। अभियान के लिए पीसीसी ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। प्रमोद तिवारी को एमपी का प्रभारी बनाया गया है, लेकिन अभियान शुरू होने से पहले ही बीजेपी के निशाने पर आ गया है। अब ये सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए। 23 में 2023 आ रहा है, इसमें अब जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने अभियान के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी जी के पद चिन्हों पर चलती है। गांधी जी ने विनम्रता के साथ हाथ जोड़ने की सीख दी है। जनता कांग्रेस के हाथ को मजबूत कर रही है। रही हाथ जोड़ने वाली प्रथा, तो ये महात्मा गांधी ने हमको सिखाया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, नफरत खत्म हो, सबके हाथ जोड़ो। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आम जनता के हाथ जोड़ने की प्रवृत्ति कर रही है। 2023 में एमपी की सत्ता वापसी की तैयारी कर रही कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने संजीवनी दे दी है। गुटों में बटे नेता यात्रा के दौरान एकजुट हो गए। कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के 12 दिन में राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग के साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर झुकाव भी देखा। एमपी में अगले साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से दो बड़े वोट बैंक दलित आदिवासी को साधने की भी कोशिश हुई। एमपी में राहुल और उनके सहयात्री 3 लाख से ज्यादा कदम चले। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा से बने वातावरण को कांग्रेस चुनाव तक कायम रखना चाहती है। इसीलिए एमपी कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की तरह ही बीजेपी के निशाने पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी आ गया। चुनावी साल में सियासी नफा नुकसान के बीच देखना होगा कि पैदल चले और हाथ से हाथ जोड़ने का फायदा कांग्रेस को मिलता है या नहीं। इधर छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर वार पलटवार दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। आज इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में आपस में गंभीर आरोप लगाए गए। बात श्वेत पत्र और करियर किलर तक आ पहुंची। वहीं राजभवन की मंशा और अधिकारियों को लेकर छिड़ी बहस पर राजभवन ने अनुचित बताया है ये बातें। आरक्षण पर सत्ता पक्ष के तीखे जुबानी प्रहार का जवाब देने के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी कर ये बताने के लिए कहा कि उसने 4 साल के कार्यकाल में आरक्षण को बचाने के लिए क्या किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को करियर किलर तक बताया। सरकार कुल मिलाकर भर्तियां करनी नहीं चाहती है और ये तो छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया।
अगर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का कोई काम कर रहा है तो ये भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है। भाजपा के आरोपों पर मोर्चा संभाला प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि करियर किलर तो बीजेपी है, जिसके 15 साल के कार्यकाल में गिनी चुनी बार पीएससी परीक्षा हो पाई। कैरियर किलर का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 साल के सेवा में लगभग 3 बार ही पीएससी की परीक्षा आयोजित हुई। इस बयानबाजी के बीच राजभवन की ओर से एक पत्र जारी कर राज्यपाल, राजभवन और विधिक सलाहकार को लेकर की जा रही टिप्पणियों को अनुचित बताया गया है। साथ ही राजभवन के संवैधानिक अधिकारों को लिखित में बताया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से एक्शन में दिखे हैं। सीएम ने शिकायत मिलने पर मंच से ही निवाड़ी कलेक्टर को सीधे हटा दिया और ओरछा तहसीलदार को भी हटा दिया। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूँ। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब किसी कलेक्टर को मंच से सीएम ने हटाने का आदेश दिया हो। निवाड़ी जिले में गढ़कुंडार महोत्सव में शामिल होने सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। एमपी सरकार के संस्कृति विभाग के आयोजन में मंच में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, मैं हमेशा बेहतर काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों का स्वागत सम्मान करता हूँ। मुख्यमंत्री ने डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा, ये दिन रात काम करते हैं, लेकिन निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर की कई शिकायतें मिली हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूँ। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने ओरछा के एक तहसीलदार संदीप शर्मा को भी तत्काल हटाए जाने का ऐलान किया। बहरहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के गढ़कुंडार में महाराजा खेत सिंह के नाम से सामुदायिक भवन की सौगात दी। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। एमपी में शांति भंग करने की साजिश रची जा रही है। मामले की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया है। यह खत राज्य सरकार ने एमपी के सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक को भेजा है। खत का लबोलुआब ये है कि शांति के टापू एमपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने की गृह विभाग को खुफिया रिपोर्ट मिली है। प्रदेश में शांति भंग करने वाला गिरोह सक्रिय है, जिसे देखते हुए गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाए। प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च तक सांप्रदायिक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और प्रदेश की शांति को भंग कर सकते हैं, और इसलिए गृह मंत्रालय ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि वो सचेत रहे, सतर्क रहे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिला बदर किया जाएगा। गृह विभाग का आदेश राजपत्र में भी जारी हुआ है। हालांकि गृह विभाग के नोटिफिकेशन को प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रूटीन बताया है। गृह मंत्री ने कहा कि वो रूटीन में निकलने वाला परिपत्र है। खबर जबलपुर से है, जहां जिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। ये डॉक्टर आकांक्षा हैं, जो जबलपुर जिला अस्पताल में तैनात हैं। इनके साथ एक महिला ने मारपीट की है। इसके बाद जबलपुर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक माढ़ोताल इलाके में रहने वाली रानी विश्वकर्मा नाम की एक महिला अपने पति को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई थी। ओपीडी में इलाज में जब कुछ देर हुई तो महिला ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर पर भड़क गई। महिला ने डॉक्टर आकांक्षा चौधरी पर हमला कर दिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट हुई है, मुझे बेमतलब में आकर उसने सब, मेरे को लगता है वो मंगलसूत्र लेने के उसमें थी या जो कुछ भी, उसने खींचा चपटी में उसने चाटा मारा। ये सब एक भैया बीच में आए बचाने के लिए, उनको भी चोट लगी है। मेरे पे ये दूसरी बार हुआ है इस कैजुअलिटी में। मारपीट की खबर पाकर जिला अस्पताल की चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मी ओपीडी पहुंचे, जिन्होंने महिला डॉक्टर को बचाया। डॉक्टर से मारपीट करने वाली महिला को उमती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर महिला डॉक्टर पर हमले की घटना से जिला अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग करते हुए विरोध जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की हालत फिलहाल थोड़ी सुधार है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल पहुंचे और अपनी मां के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी उनके अच्छी सेहत के लिए कामना की है। माँ है तो जिंदगी जन्नत सी लगती है, ये रब है जमीन पर, घर की रौनक सी लगती है।
लेकिन मां फिलहाल अस्पताल में है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हाल जानने अहमदाबाद पहुंचे। यूएन मेहता अस्पताल में डॉक्टर से उनकी सेहत की जानकारी ली। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ और मंत्री मौजूद थे। मंगलवार देर रात हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। गृहनगर, बड़नगर हो या वाराणसी, देश के कई मंदिरों में उनके अच्छे स्वास्थ्य की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। इधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हीराबेन के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राहुल ने लिखा, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। आशा करता हूँ आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो कांग्रेस के स्थापना दिवस पर दिल्ली में एक खास तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ हंसी ठिठोली करते नजर आए। कई मौके पर राहुल गांधी के हल्के फुल्के पलों की तस्वीरें वायरल हुई हैं। मां संग है तो हर गम हार जाता है, इसकी छांव में ही जीवन मुस्कुराता है। ये तस्वीरें दिल्ली के कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम की हैं। राहुल गांधी के साथ मां सोनिया गांधी कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। बातचीत के हल्के फुल्के पलों में राहुल गांधी मां से दुलार करते नजर आए। राहुल ने मां से प्यार जताते हुए उनके गालों को छुआ और इस बीच सोनिया ने डांट लगाते हुए उनका हाथ झटक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता अंबिका सोनी को भी राहुल और सोनिया गांधी से बातचीत करते देखा जा सकता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ एक तस्वीर में दिखते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। यात्रा की शुरुआत के दौरान भी कर्नाटक में राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते हुए दिखे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ भी दुलार जताते अक्सर दिख जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।